बरसात की वो रात असामान्य थी। आसमान से बिजली चमक रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट मानो धरती को हिला रही थी। उड़ीसा के मयूरभंज जिले की पहाड़ियों में स्थित एक पुराना सा घर, ईंट पत्थर से बना, टीन की छत वाला, उस घने जंगल के किनारे पे खड़ा था जहाँ दूर दूर तक इंसान की कोई बस्ती नहीं थी। इस घर में रह रहे थे श्यामलाल महापात्रा, उनकी पत्नी सुरेखा, 18 साल की बेटी तान्या और 10 साल का बेटा रौनक। श्यामलाल रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और शहर की भीड़ से दूर शांति के लिए यह पहाड़ी पर घर लिया था। रात करीब 9 बजे का समय था। खाना बन चुका था और सब लोग मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर खाना खाने ही वाले थे कि एक ज़ोरदार बिजली की चमक के साथ तेज़ आवाज़ हुई और घर की सारी लाइटें चली गईं। उफ़, ये लाइट फिर चली गई, सुरेखा ने झुंझला कर कहा। श्यामलाल ने दीवार पर लगे बिजली के बोर्ड को चेक किया। अरे कुछ नहीं हुआ है, शायद लाइन चली गई है, कोई फॉल्ट नहीं है। श्यामलाल ने टॉर्च जलाकर अपनी अलमारी से मोबाइल निकाला। नेटवर्क बहुत कम था, लेकिन उन्होंने बिजली विभाग का नंबर मिलाया। कुछ देर बाद नेटवर्क बिजी बता रहा था। उन्होंने सुरेखा को देखा। अरे सुरेखा, शायद पूरी पहाड़ी की लाइन डाउन है। पापा, क्या हमें पूरी रात अंधेरे में रहना होगा? मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, कहते हुए उन्होंने एक बार फिर कॉल मिलाया, लेकिन इस बार आवाज़ आई कि दिया गया हुआ नंबर उपलब्ध नहीं है। कि तभी दरवाजे पे ज़ोर की दस्तक हुई। घर के सभी लोग चौंक उठे। इतनी रात को कौन हो सकता है? सुरेखा की आवाज़ कांप गई। श्यामलाल ने खिड़की से बाहर झांक के देखा। एक आदमी बारिश से भीगा हुआ दरवाजे पे खड़ा था। उसने नीले रंग की प्लास्टिक रेनकोट पहन रखी थी और कंधे पर बिजली मिस्त्री का बैग लटका रखा था। अरे कौन हो भैया तुम? श्यामलाल ने पूछा। सर, मैं लाइनमैन हूँ, नीचे गांव से आया हूँ। आपके घर की लाइट की शिकायत आई थी, लेकिन मैंने तो कॉल पूरी भी नहीं की थी। वो कुछ पल सोच में पड़ गया और फिर सुरेखा की तरफ देखा। शायद ऑटो रिकॉर्डिंग से मैसेज चला गया होगा। ठीक है। श्यामलाल ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा मिस्त्री लगभग 6 फुट लंबा, सांवला और गीले कपड़ों में कांपता सा दिखा। चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखें एकदम लाल, जैसे वो कभी सोया ही ना हो। अंदर आ जाइए। दरवाज़ा खुला और भीगे हुए मिस्त्री ने घर के अंदर कदम रखा। बारिश अभी भी तेज़ थी और दूर पहाड़ियों के पीछे बिजली चमक रही थी। सुरेखा ने जल्दी से एक तौलिया लाकर उसे थमाया। सुरेखा नरम आवाज़ में कहती है, बहुत भीग गए हैं, आप रुकिए, थोड़ा गर्म चाय बनाती हूँ। मिस्त्री ने सर झुकाकर धन्यवाद किया। जी मैडम, ये पहाड़ी बारिश एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। श्यामलाल उसे टॉर्च दिखाते हुए बोट की तरफ ले गए, लेकिन तभी उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है भाई साहब? जी, लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। उसकी आवाज़ में गहराई थी, पर साथ ही एक अजीब सी मिठास भी। तानिया एकदम जिज्ञासु हो गई उस आदमी को देख के। आप लाइनमैन हैं ना? क्या आपको डर नहीं लगता इतनी रात में जंगलों से होकर आते हैं? वासुदेव मुस्कुराया। डर डर तो बस इंसानों को लगता है। मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभाता हूँ। वैसे भी जंगल भी क्या करेगा? जब खून नहीं बहता तो भूख नहीं लगती। सबने उसकी इस बात को मजाक समझकर हल्का सा हंस दिया, लेकिन वहीं श्यामलाल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई थी। सुरेखा चाय का कप पकड़ाते हुए, लीजिए गरम चाय। धन्यवाद। उसने कप लिया और बिना फूंक मारे गरम चाय एक ही घूंट में घटक गया। रौनक आश्चर्य से उसको देखता है। अरे आप जलते नहीं? वासुदेव उसकी तरफ देख धीमे स्वर में कहता है, कुछ आदतें सदियों पुरानी होती है बेटा। श्यामलाल वासुदेव की बात सुन ठिठक गया। क्या क्या कहा आपने? वासुदेव तुरंत मुस्कुराता है। अरे मेरा मतलब बचपन से गर्म चीज़ें पीने की आदत है। लेकिन उस पल के लिए उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमका था जो इंसानी नहीं था। तान्या थोड़ा मुस्कुराते हुए, आप जैसे लोग ना होते तो हम जैसे लोग तो जंगल में बिना बिजली के डर के मारे ही मर जाते। वासुदेव धीरे से मुस्कुराकर, अभी सब ठीक कहाँ हुआ है, अभी तो बिजली को सही करना बाकी है। एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। बिजली अभी नहीं आई थी। बाहर बिजली फिर से चमकी और उस रोशनी में तान्या ने देखा कि उसकी परछाई वासुदेव से बड़ी थी और वो दीवार पर हिल नहीं रही थी, जैसे जम चुकी हो। वासुदेव अब ड्राइंग रूम में बैठ चुका था। बाहर की बारिश लगातार खिड़कियों से टकरा रही थी। बिजली गायब थी, लेकिन मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी
सब कुछ दिखा रही थी और छुपा भी रही थी। श्यामलाल ने दीवार की घड़ी की तरफ देखा। रात के 10 बज रहे थे। इतनी देर से आप यहाँ हैं, आपका और भी काम छूटा जा रहा होगा। सुरेखा कहती है, आज की रात मेरा सिर्फ यही घर है। उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान फैली, लेकिन वो गर्म नहीं थी, ठंडी थी, बर्फ जैसी। रौनक चुपचाप दूर कोने में बैठा उसे घूर रहा था। कुछ उसके कपड़ों में गड़बड़ थी। रेनकोट तो था, लेकिन पैरों में मिट्टी नहीं थी, जबकि पूरा आंगन कीचड़ से भरा था। रौनक अपने पिता के पास आया और कानों में धीरे से बोला, पापा, इसने जूते नहीं उतारे, लेकिन फर्श भी गंदा नहीं हुआ। श्यामलाल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वासुदेव की आवाज़ आई, बच्चे तेज़ होते हैं, लेकिन सवाल कम किया करो रौनक बाबू। तान्या जो किचन में गई थी 2 कप चाय लेने, पीछे से आई, लेकिन उसके चेहरे पे डर था। तान्या धीरे से पापा के कान में बोली, पापा, मैंने जो देखा वो। क्या देखा? श्यामलाल धीरे से बोला। तान्या कांपती हुई आवाज़ में कहती है, उसकी परछाई पापा दीवार पर जमी हुई है, वो हिलती ही नहीं, और उसमें 2 सींग हैं, जैसे किसी जानवर के। श्यामलाल ने जब दीवार पर नज़र डाली तो उसका बदन सिहर उठा। मोमबत्ती की लौ हिल रही थी, लेकिन वासुदेव की परछाई एकदम स्थिर थी। वो ना हिल रही थी, ना बदल रही थी, ना सांस ले रही थी। सुनिए जी, अब हमें बहाना बनाकर इसे बाहर भेज देना चाहिए। हाँ, लेकिन कैसे? श्यामलाल कहता है। श्यामलाल ने कुछ बोलने की कोशिश तो की, लेकिन इतने में वासुदेव ने खुद ही कहा, मुझे थोड़ा ऊपर वाले कमरे का फ्यूज़ चेक करना है, मैं होके आता हूँ वहाँ से। और वो बिना किसी से पूछे सीढ़ियों पे चढ़ने लगा। अरे रुको, वो कमरा बंद है। लेकिन अब खुल चुका है, वासुदेव ने कहा। और जब वासुदेव ऊपर वाले कमरे में चला गया तो एक ज़ोर के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। पापा, वो कमरे में रौनक का सामान रखा है और खिड़की के पास वो तेज लोहे की रॉड भी। तान्या ने धीरे से कहा। सुरेखा घबरा गई। सुनिए जी, वो कहीं हमारे बच्चों को कुछ करना दे। श्यामलाल ने टेबल के नीचे से एक छड़ी उठाई और सीढ़ियों पे चढ़ने लगा। सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त हर स्टेप पर उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहटें आ रही थीं, मानो कोई ज़ुबान नहीं बल्कि रगों की बातें कर रहा हो। श्यामलाल ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही श्यामलाल ने जो देखा वो असहनीय था। वासुदेव फर्श पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी परछाई दीवार से उतरकर ज़मीन पर रेंग रही थी। वो परछाई अब धीरे धीरे रौनक की तरफ बढ़ रही थी, जो एक कोने में खड़ा था, बेहोशी के कगार पर। श्यामलाल गुस्से में चिल्लाया, कौन है तू? वासुदेव ने आंखें खोली। उसकी आंखें अब लाल नहीं बल्कि काली सुराखें जैसी थीं। अब तुमने पूछ लिया है, अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो। मैं कोई लाइनमैन नहीं, मैं उस रात का हिस्सा हूँ जो सूरज उगने तक नहीं जाती। वो खड़ा हुआ। अब उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा। जबड़े चौड़े हो चुके थे और दांत खून में डूबे थे। वासुदेव अब ड्रैकुला बन चुका था, जो किसी को भी पागल कर दे। पर उसने कोई हमला नहीं किया। वो बस एक कुर्सी पर बैठ गया। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी छाया दीवार पर नहीं छत पर दिख रही थी, उल्टी उलझी हुई, जैसे वो किसी और दुनिया से जुड़ी हो। श्यामलाल धीरे से सुरेखा के कान में कहता है, कुछ मत करना तुम, बस एक ही जगह पे खड़े रहो। ड्रैकुला धीरे धीरे घर के हर सदस्य को एक एक करके घूरता रहा, मानो उनके अंदर कुछ पड़ रहा हो। उसने अपना हाथ जेब में डाला और एक पुरानी डायरी निकाली। ड्रैकुला धीरे से बोला, ये घर पहले भी मेरा था। 1927 में मैं यहाँ एक साधु के रूप में आया था, और तब भी इसी तरह की बारिश थी। ड्रैकुला खड़ा हुआ और घर की दीवार पर बनी पुरानी तस्वीर को देखने लगा। तस्वीर में कोई धुंधला चेहरा दिख रहा था। तान्या धीरे स्वर में बोली, माँ, ये तो वही आदमी है जो फोटो में है। ड्रैकुला हंसा, पर उसकी हंसी में कोई आवाज़ नहीं थी। फिर उसने दीवार पर अपनी एक लंबी उंगली चलाई, जैसे कुछ लिख रहा हो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं लिखा गया। फिर उसने मुड़कर कहा, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इंसानों में अब भी डर बाकी है।
वो धीरे कदमों के साथ दरवाजे की ओर गया और बिना दरवाजे को छुए वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। ड्रैकुला बाहर निकला, लेकिन उसके जाते ही मोमबत्ती बुझ गई। घर एकदम अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पुलिस आई, गांव वालों को बुलाया गया, लेकिन घर में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई घुसपैठ के निशान नहीं। सिर्फ दीवार पर एक जगह जहां उसने उंगली घुमाई थी, रात को वहां उभर आया था एक शब्द, फिर से आऊँगा जब भूख लगेगी। और ड्राइंग रूम की छत पर अभी भी एक छाया बनी हुई थी, जो धूप में भी नहीं गई, जो हिलती नहीं थी और जो ताक रही थी। ड्रैकुला ने किसी को नहीं मारा, क्योंकि उसे डर पसंद है, खून नहीं। वो गया, लेकिन उसका अस्तित्व वहीं छूट गया। परिवार अभी भी जिंदा है, लेकिन अकेले नहीं है। क्या वो वाकई चला गया, या अभी उसे भूख नहीं है?